कश्मीर घाटी में काम करने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी हों या जम्मू संभाग से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी हों, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग भी अपनी जगह आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का आंदोलन अब सरकारी तौर पर अलग अलग जगहों पर मेमोरेंडमों के जरिए और चिट्ठियों के जरिए जो है बात आगे चल रही है। लेकिन जम्मू संभाग से ताल्लुक रखने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी घाटी में काम कर रहे हैं, आज उन्होंने इसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में यहीं पर आज वो पूरा दिन बैठे थे। यहीं पर उन्होंने आज पूरा दिन धरना दिया। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी कि यहां पर वो बाजाब्ता शामियाना लगवाते और उस शामियाने के नीचे बैठते, कोशिश की थी उन लोगों ने, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। और पुलिस ने यह भी कहा कि हमें किसी के आंदोलन से, किसी के नारेबाजी करने से कोई परेशानी नहीं। हम भी समझते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं ये सरकार तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं और हमें आदेश भी यही है कि किसी के साथ भी कोई ज्यादती न की जाए। लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि डॉक्टर BR अंबेडकर पार्क एक ऐसी जगह है कि चौराहा है, चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं, बहुत तेज आती हैं। हम नहीं चाहते यहां कोई हादसा हो, कोई और जगह चुन लें, किसी और जगह चले जाएं जो जगह सेफ हो, जहां पर हादसे का कोई खतरा ना हो। फिर उन्होंने इस और इशारा भी किया कि हमारे इस इलाके में और 2 जगह पर प्रदर्शन चल रहे हैं, 2 जगह पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमने दोनों जगहों से किसी को हटाया नहीं, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। हम भी समझते हैं कि लोग दुखी हैं, परेशान हैं, सरकार के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन जम्मू संभाग से ताल्लुक रखने वाले इन कर्मचारियों का दुखड़ा असल में क्या है? क्यों कड़कती धूप में आज 46 डिग्री तक पारा जम्मू में गया? उस 46 डिग्री में भी महिलाएं हो, पुरुष हो, बिल्कुल इसी BR अंबेडकर पार्क में ये जो पेड़ आपको सामने नजर आ रहे हैं, इन पेड़ों के नीचे वो बैठे, इन पेड़ों की छांव में वो बैठे रहे। पहले महिलाएं निकल गई, बाद में पुरुष भी निकल गए, लेकिन बिल्कुल इन्हीं पेड़ों के नीचे वो लोग क्या कहते हैं आंदोलन अपना करते रहे। पूरा दिन ये सिलसिला आज चलता रहा। उसके बाद शाम के वक्त वो यहां से निकल गए। अब उनका दुखड़ा क्या है? जब आप उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें 15 साल से ज्यादा का समय घाटी में काम करते हुए हो गया। कोई कहता मुझे 12 साल हो गए, कोई कहता मुझे 17 साल हो गए। हम घाटी में काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी इन 15 सालों में नहीं आई। आज भी घाटी से लोग हमको टेलीफोन कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप वापस आइए, आप नौकरी करिए अपनी। और कईयों ने यह कहा कि जब कश्मीर घाटी में बंद हुआ, जब कश्मीर घाटी में लंबे लंबे वक्त के लिए स्ट्राइकें हुई, हमने उस समय भी देखा कि घाटी के लोगों ने हमें अंतर बेइंतहा प्यार दिया, मोहब्बत दी। और उन लोगों ने हमें कई बार ये हुआ कि सब्जी वो बनाते, कई बार ये हुआ कि कईयों ने तो यहां तक कहा कि हम वहां पर रुके हुए हैं जिन घरों में हम लोग किराए के ऊपर हैं। कई जगहों पर हमारे साथ तो इतनी मोहब्बत और शफकत के साथ लोग पेश आए कि उन्होंने हमें आज तक बाजार से सब्जी तक खरीदने नहीं दी। इतनी प्यार और इतना मोहब्बत वहां लोगों ने हमें दिया। ये बात उन सरकारी कर्मचारियों ने स्ट्रेट लाइन के साथ बात करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई दिक्कत और कोई परेशानी अभी तक नहीं आई। हमने देखा कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया, प्रवासी मजदूरों को टारगेट किया गया। हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, क्योंकि जम्मू संभाग के किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ कहीं पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन पहले 2 लोगों की हत्या हुई, और वो आप जानते हैं कि जिन 2 लोगों की हत्या हुई उसमें एक सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक टीचर थी और एक हिंदू समुदाय से जम्मू संभाग से ताल्लुक रखने वाले एक टीचर थे। पहले उनकी शहादत हुई। उनकी शहादत के बाद, रजनी बाला की शहादत के बाद 15 साल तक घाटी में नौकरी करने वाली रजनी बाला, किराए के मकान में रहने वाली रजनी बाला, और इसी तरीके से बाकी तमाम भी वहां किराए के मकानों में रहते हैं। इन लोगों ने काम किराए के मकानों में है, हम उसी कश्मीरी समुदाय के बीच में बैठे हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रजनी बाला की हत्या के बाद हमें महसूस यह हुआ कि आतंकियों के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय है, आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित है, आतंकियों के निशाने पर प्रवासी मजदूर हैं, गरीब हो अमीर हो, आतंकियों के निशाने पर वो तमाम लोग हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। घाटी के अंदर जो निशानी है भारत की घाटी के अंदर आतंकियों के मुताबिक, आम जनमानस की बात नहीं करूंगा मैं, आतंकियों के मुताबिक जो लोग भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं घाटी में, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं।
ये हालात हैं। इन हालात के बीच में जहां आतंकियों ने सॉफ्ट टारगेट समझ के हमको निशाना बनाना शुरू कर दिया है, हमें यह लगता है कि इस समय वो समय है जिस समय सरकार को हमें लेकर सोचना चाहिए। सरकार को एरोगेंस का मामला सरकार में नहीं होना चाहिए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि इस वक्त जान बचानी जरूरी है इन तमाम सरकारी कर्मचारियों की। हमको किसी समुदाय विशेष, धर्म विशेष का व्यक्ति देखे बगैर सरकार सिर्फ ये सोचे कि ये सरकारी कर्मचारी हैं, बड़ी ईमानदारी और नेकनियति के साथ घाटी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं। यह भी मुझे मालूम हुआ 4000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें कुछ टीचर हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी हैं, पीएचई विभाग के कर्मचारी हैं, रेवेन्यू के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। वहां पर अस्पतालों में जो मेटाडोर्स चलते, माफ कीजिएगा, अस्पतालों में जो एम्बुलेंसेस चलती हैं, उन एम्बुलेंसेस को चलाने वाले ड्राइवर हैं और ये सब जम्मू संभाग से हैं। और इन सब लोगों ने कहा जी हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब हमें खौफ महसूस होता है क्योंकि आतंकी चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। और कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है आतंकियों को हमको नहीं पता, लेकिन निशाने पर हम लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार फिलहाल के लिए हमें जम्मू संभाग के अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्टों में वापस लाए, तब तक जब तक घाटी में हालात ठीक नहीं होते। हालात ठीक होंगे तो हमें वापस भेजा जा सकता है, वापस जाने के लिए तैयार हैं। यह तर्क इनका है। दूसरा तर्क इनका यह है कि हमें 15-15 साल अपने घरों से दूर काम करते हुए हो गया। अब 15 साल 17 साल तक हम अपने घर परिवार से, अपनी फैमिली से, माता पिता से, सबसे दूर है। और उनमें से एक कर्मचारी ने तो यहां तक कहा कि जनाब मैं शुपियन के इलाके में मेरी नौकरी थी, अब शुपियन के इलाके में जहां मैं रहता हूं मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैं सिर्फ एक तो वीडियो कॉल अगर घर पे हो गई तो मेरी बातचीत होती है किसी के साथ, वरना मैं सिक्लूडेड हूं, अकेला हूं। शाम को मेरे पास कोई किसी से बात करने का मन करता है मुझे, लेकिन मैं बात नहीं कर पाता। वहां लोग कश्मीरी बोलते हैं और हल्की फुल कश्मीरी बोलते हैं, और अगर मैं अपनी बात करूं भी तो अपने दिल का हाल किसको सुनाऊं? मैं दिल का हाल तो अपनी मां को सुनाऊंगा, मैं दिल का हाल तो अपने पिताजी को सुनाऊंगा, मैं दिल का हाल तो अपने परिवार के लोगों को सुनाऊंगा। मैं दिल का हाल खोलकर वहां तो बयान नहीं कर सकता। तो ये दिल का हाल बयान करने के लिए कोई चाय की चुस्की दुकान के ऊपर लूं, किसी के साथ आधा घंटा गपशप लगा लूं, अपनी डोगरी जुबान में किसी के साथ बात करूं, इसके लिए मैं तरस जाता हूं। तो उन्होंने कहा हमारी गुजारिश है कि 15 साल का वक्त हमको गुजर चुका है, तो रैशनलाइजेशन करिए। आप इस संभाग से बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको आप वहां भेज सकते हैं, और उस संभाग से बहुत सारे टीचर्स हम हैं जिनको आप इस संभाग में अब ला सकते हैं, क्योंकि 15-15, 17-17 साल से हम लोग अपने घरों से दूर हैं। अगर आप कोई पॉलिसी बनाकर हमें हमारे घरों के पास लाते हैं तो कम से कम अपने घर वालों की देखरेख हम कर पाएंगे। यह बात उनकी कहने की। हालांकि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर जो बैन था वो खत्म, डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिविजनल कैडर का सिलसिला अभी तक बरकरार है, लेकिन अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नौकरी ले सकते हैं। एक डिवीजन का बच्चा दूसरे डिवीजन में नौकरी कर सकता है। वो सिलसिला तो खत्म हो गया कि एक डिवीजन का बच्चा दूसरे डिवीजन में नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, वो सिलसिला खत्म हो गया। तो ये तमाम बच्चे जो अलग अलग कैटेगरीज में वहां पर सिलेक्ट हुए हैं, इनकी ये फरियाद है कि अगर आप आतंकवाद को भी नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी को तो कम से कम देखिए कि 15-15, 17-17 साल से हम घरों से बाहर हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, शादियां हो चुकी हैं, बड़े परिवार हो चुके हैं, दादा दादी पोते की शक्ल देखना चाहते हैं, महीनों नहीं देख पाते। नाना नानी अपने नाती का चेहरा देखना चाहते हैं, सालों नहीं देख पाते। ये एक परेशानी बताई। दूसरा कहा स्थिति गड़बड़ाई हुई है घाटी में, अल्पसंख्यक समुदाय निशाने के ऊपर है। सरकार कोशिशें कर रही है, वो मानते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार कोशिशें कर रही है वो कामयाब भी होंगी, हमें यकीन है, लेकिन जब तक मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल नहीं होती हम निशाने पर नहीं रहना चाहते, आतंकियों का निशाना नहीं बनना चाहते। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा सिर्फ पिस्टल बरदारों से खतरा नहीं है, ग्रेनेड मारने वाले भी लोग वहां मौजूद हैं। नजर आता है पिछले दिनों कुछ गरीब खड़े थे, प्रवासी मजदूर थे, ग्रेनेड मारा गया है, ये खबर भी आई, आपने सुनी, वो लोग भी सुनते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने पूर्व डीजीपी एसपी वैद की, डॉक्टर एसपी वैद की बात की और कहा आप उनका इंटरव्यू किया आपने, उन्होंने भी कहा इसे प्रेस्टीज इशू मत बनाइए। थोड़ी देर के लिए अगर 2 कदम हम पीछे हटते हैं तो वो नाकामी नहीं है, उसमें भी कामयाबी है। वो बात उन्होंने भी कही कि ये कामयाबी है, नाकामी नहीं है। इसलिए अगर सरकार कोई रास्ता निकाले, हमें आंदोलन करने का मन नहीं करता,
हम यहां पर जबरदस्त 45 डिग्री की धूप में बैठने का हमें क्या शौक है, हम तो टीचर हैं। कोई कहता मैं तो फील्ड में काम करने वाला हूं, लेकिन इस वक्त जो माहौल है उस माहौल में काम करना जरा मुश्किल है। एक और बात, जब मैंने कहा कि सिक्योर जोन्स में आपको रखा जाएगा तो उन्होंने ये कहा हमें बताइए, एक रेवेन्यू के कर्मचारी थे, जनाब मैं रेवेन्यू में काम करता हूं, एसएमएचएस हॉस्पिटल में काम करने वाला एक ड्राइवर, जनाब मैं तो एसएमएचएस हॉस्पिटल में ड्राइवर का काम करता हूं, बताइए मुझे सिक्योर जोन क्या करेगा? मुझे तो पेशेंट को लेने के लिए किसी भी साइड भागना है, मुझे तो सुबह नौकरी करने के लिए आना ही है, तो मुझे क्या सिक्योर जोन में रखेंगे? सिक्योरिटी मुझे क्या करेगी? फिर इनमें से कई टीचर्स ने कहा सर्वेज के लिए हमारी ड्यूटी लगती है, बताइए अगर किसी सर्वे के लिए ड्यूटी लगी, जाना पड़ेगा सर्वे के लिए, वहां सरकार क्या करेगी? उसके बाद कुछ लोगों ने कहा जनाब मैं तो पीएचई का मुलाजिम हूं, बताइए मुझे तो जाना ही फील्ड में है, तो मुझे क्या बॉडीगार्ड साथ में दे देंगे फील्ड में, करेंगे क्या? और उसके बाद उन्होंने एक और तर्क दिया, उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इतनी ही परेशानी नहीं है, परेशानी ये भी है कि सिक्योर जोन से आपको सब्जी तरकारी के लिए तो निकलना है, आपको अपने बच्चों के साथ संडे के दिन घूमने फिरने तो निकलना ही है। यानी आप, उनका कहने का मतलब यह था कि जेल में बंद होकर हम नहीं रह सकते, हम अपने ही मुल्क में कैदी बन के नहीं रह सकते। हम चाहते हैं खुली फिजाओं में घूमें और कश्मीर की फिजाओं में घूमें और आराम से अपनी नौकरी करें, जैसे पिछले 15 साल कर रहे थे। उस तरह का माहौल जब तक घाटी में नहीं बनता, तब तक के लिए अगर हमें हमारे डिस्ट्रिक्टों में भेजा जाए तो हमारे लिए आसानी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम यहां आंदोलन करने पर मजबूर हैं, धूप में खड़े हैं और हमारी कोई सुध लेने भी नहीं आता, कोई खबर लेने भी नहीं आ रहा, कोई पूछने भी नहीं आ रहा कि भाई आप लोगों का क्या दुखड़ा है, क्या परेशानी है। पुलिस वाले आकर कहते हैं टेंट नहीं लग सकता, पुलिस वाले आकर कहते हैं यहां नहीं बैठ सकते, वहां नहीं बैठ सकते, बस यही है, इन्हीं के साथ हमारी बातचीत है और कोई बातचीत नहीं है। अब ये सारी बातें ये सरकारी कर्मचारी जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू संभाग से ताल्लुक रखते हैं और इस समय घाटी में काम कर रहे हैं, ये सारी बातें, ये सारी परेशानियां उन्होंने गिनवाई। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक परिवार के तौर पर हम वहां रह रहे हैं, हमारे बच्चे वहां स्कूलों में पढ़ रहे थे, सब चीजें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आतंकियों ने जब हमको निशाना बनाना शुरू कर दिया और जब रजनी जी की शहादत हुई तो हमने ये सोचा कि जब आतंकी यहां तक पहुंच चुके हैं तो जरा सोचिए उसके आगे और क्या कुछ जहन में हमारे आएगा। वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हो रहा, वो बात भी उन्होंने कही। और उसमें एक और चीज भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह इनिशिएटिव लेना चाहिए था, इन कर्मचारियों से मिलना चाहिए था, इनसे बात करनी चाहिए थी, ढाढ़स बंधाने का, हिम्मत देने का, हौसला देने का काम सरकार का है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में हिम्मत आप देंगे, हौसला आप देंगे, आपकी हिम्मत और आपके हौसला देने से इन कर्मचारियों में हिम्मत और हौसला आएगा काम करने का। उसके बाद एक कर्मचारी ने तो यहां तक कहा स्टेट्स डिपार्टमेंट के इतने क्वार्टर खाली हैं श्रीनगर में, हम मांगते रहे, 15-15 साल हो गए, हमें नहीं मिले। और एक और बात उन्होंने बड़ी अहम कही, उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित समुदाय और हम में यह फर्क है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए सरकार ने बाजाबता टेनेमेंट्स बनाए हैं, अकोमोडेशंस बनाई हैं। जनाब हम किराए के मकानों में रहते हैं, हमारे पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, कोई टेनेमेंट नहीं है। यह भी बड़ी अहम बात है कि इन्हें किराए के मकानों में रहना है, इन्हें कश्मीरी समाज के बीच में रहना है, जबकि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को समाज के बीच में बड़ा कम रहना पड़ता है और ज्यादातर लोगों को सरकारी क्वार्टर्स मिले हुए हैं। इन्हें तो सरकारी क्वार्टर भी नहीं मिले। अगर खाली है क्वार्टर तो इन्हें दिए क्यों नहीं गए थे अभी तक? सिक्योर अकोमोडेशन होती है, वो दे दिए जाने चाहिए थे, अभी तक अलॉट कर दिए जाने चाहिए थे इन्हीं को वो क्वार्टर्स, ताकि कम से कम इन्हें एक परेशानी तो नहीं ना होती कि रात को जब घर वापस आ रहे सुकून इत्मीनान के साथ सिक्योर्ड हाई सिक्योरिटी एकोमोडेशन के अंदर जो है रहने के लिए आ रहे हैं। ये सारी बातें वो कर रहे हैं, मगर मुख्यतः उनकी डिमांड इस समय यही है कि उन्हें फौरन से बेशतर सरकार ट्रांसफर पॉलिसी लाए उनके लिए, जिस ट्रांसफर पॉलिसी में 5 साल के वक्फे के बाद, 10 साल के वक्फे के बाद कम से कम आप पूरे डिवीजन, कश्मीर डिवीजन से जम्मू डिवीजन आ सकें और जम्मू डिवीजन से आप कश्मीर डिवीजन में जा सकें, यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यह मांग उनकी है और फिलहाल के लिए तो मांग साफ है कि जनाब फिलहाल अब हमें जम्मू में लाइए, जब तक हालात ठीक घाटी में नहीं होते तब तक हम जम्मू में ही रहेंगे, जब हालात ठीक हो जाएंगे हम वापस चले जाएंगे। और यह आंदोलन आज भी था, उन्होंने कहा 4000 कर्मचारी हैं और सभी परेशान थे, सबके चेहरे अगर आप देखते बड़े मायूस। एक महिला थी, उन्होंने मुझे कहा मैं टीचर हूं, मैं आज परेशान हूं कि मेरे बच्चे मेरे बगैर क्या कर रहे होंगे। देखिए क्या मोहब्बत है,
बच्चे कश्मीर में पढ़ाती हैं, परेशानी यहां पर है कि मैं परेशान हूं कि मेरे बच्चे मेरे बगैर क्या कर रहे होंगे, मगर मैं करूं क्या। हालात ऐसे हो गए हैं जिन हालात में सरकार को चाहिए एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो समाजों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं, कभी कुछ करके तो कभी कुछ करके, उन आतंकियों के इस मंसूबे को विफल कर दिया जाए। दूसरी तरफ इन सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ संवाद हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर का संवाद हो, सरकार का संवाद इनके साथ हो, और संवाद के साथ रास्ता निकलेगा, और जो रास्ता निकलेगा वो इनको भी कबूल होगा और सरकार के लिए भी अच्छा होगा। संवाद के बगैर बात बनने वाली नहीं। निचले स्तर पर संवाद नहीं, संवाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर कस्टोडियन है जम्मू कश्मीर के इस वक्त, और इन लोगों को उम्मीद तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से है। तो जब संवाद होगा तो रास्ता निकलेगा, और रास्ता निकलेगा। और यह बात भी मैं आपको बताऊं, इनमें से कई टीचर्स ने मुझे कहा, हम भी समझते हैं इस बात को बखूबी, हम लोग समझते हैं कि आतंकी हमें घाटी से निकालकर भगाकर भारत सरकार को की पॉलिसी जो है घाटी में कश्मीरी पंडितों, कुछ पंडित समुदाय के लोगों को बसाने की, वापस बसाने की, उसको विफल करना चाहते हैं। जो कामयाबियां भारत सरकार को मिली हैं पिछले इतने सालों में, उन कामयाबियों को रिवर्स करना चाहते हम समझते हैं। लेकिन जान है तो जहान है, यह बात उन्होंने कही। जान होगी तो हम दोबारा जाएंगे, दोबारा वहां पर बैठेंगे, काम करेंगे। और यह बात उन्होंने बार बार कही कि जब हम आम कश्मीरी नागरिक की बात करते हैं, बहुत प्यार और बड़ी मोहब्बत वो हमें देते हैं, लेकिन उनके बीच में ही कुछ शरारती ऐसे हैं जो शरारती आतंकियों की मदद करते हैं, और आतंकी उसके बाद हमें निशाना बनाते हैं। उम्मीद और तवक्का ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर संवाद होगा, और उस संवाद से वो रास्ता निकलेगा जिस रास्ते से कम जम्मू में जो ये सरकारी कर्मचारी इस वक्त परेशान, इनकी परेशानियां दूर होंगी। पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारियों की परेशानियां दूर होंगी, उन्हें हौसला आएगा, हिम्मत आएगी। और इससे मैंने आपको कहा कि सरकार को चाहिए कि एक ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी मुरतब की जाए। जनाब, जब आप 1 किलोमीटर के फासले पर इन बाबू लोगों की रिश्तेदारों को ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, तो इन गरीबों के बारे में भी सोचिए कि इन्हें 15-15 साल घाटी में हो गए। करिए कोई इनके लिए कोई रास्ता निकालिए। 5 साल बाद, 10 साल बाद, कितने साल आप यहां सर्विस करेंगे तो फिर आपको आपके गांव, आपके इलाके में भेज दिया जाएगा। कोई रास्ता नहीं। मैं समझता हूं डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें हैं और इसको लेकर आपको परेशानी है, लेकिन कानून तो आम आदमी के लिए होता है ना। कानून तो आम आदमी की भलाई के लिए होता है, कानून तो आम आदमी की सहूलत के लिए होता है। तो अगर आम आदमी की सहूलत के लिए है तो सरकार को चाहिए कि इसका वे आउट निकाले, और इन तमाम जम्मू के सरकारी कर्मचारियों के साथ, कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारियों के साथ जो है एक संवाद शुरू करे, ताकि रास्ता निकले, और जहां सिक्योर जोनों की बात हो वहां पर इनमें हौसला और हिम्मत घाटी में काम करने के लिए भी हो, और आतंकियों का मंसूबा भी विफल हो।